नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीकली करंट अफेयर की जो सीरीज है हमारी, इसमें आज हम देखेंगे 16 मार्च से लेकर के और 23 मार्च तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही उनके बारे में डिटेल्ड में एक एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम अपने प्रीवियस सेशन में करते रहे हैं विद फिगर और सारी चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें सब कुछ वन बाय वन जो जो महत्वपूर्ण न्यूज़ रही है उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारे जो हमारे करंट अफेयर की न्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है इलात की खाड़ी, जिसको कि अकाबा की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिगर में भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ स्वेज है ना, गल्फ ऑफ अरेबिया, रेड सी, ये सारी चीज़ें। तो ये चर्चा में क्यों रहा? तो एक अध्ययन के अनुसार 4400 से 1000 वर्ष पूर्व लगभग 3000 वर्षों तक इलात की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ की वृद्धि रुक गई। इसका संभावित कारण समुद्र स्तर में अस्थायी गिरावट, जो वैश्विक शीतलन यानी जो ग्लोबल कूलिंग के कारण हो सकती है। तो इस वजह से जो इलात की खाड़ी है या अकाबा की खाड़ी चर्चा में आई। चलिए और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो इसका एक अन्य नाम क्या है? अकाबा की खाड़ी। तो इलात की खाड़ी को अकाबा की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। स्थिति अगर देखें तो रेड सी यानी जो लाल सागर के उत्तर पूर्वी भाग में यह स्थित है, और सिनाई प्रायद्वीप जो रेड सी को दो बराबर भागों में बांटता है। अकाबा की खाड़ी इसके पूर्व में है और सुएज की खाड़ी इसके पश्चिम में। तो ये इसकी जो लोकेशन है वो है। इसके बाद रेड सी से इसका जुड़ाव, तो तिरान जल डमरू के माध्यम से इसका जुड़ाव रेड सी से होता है। और ये किसका पार्ट है, भाग है? तो पूर्वी अफ्रीका दरार प्रणाली का, जिसका निर्माण एफ्रो सीरियाई दरार की भूकंपीय गतिविधियों के कारण हुआ है। अगर इसका जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस आप देखें तो यह एशिया और अफ्रीका के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ठीक है, अकाबा की खाड़ी। इसका अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप देखें तो यहाँ समृद्ध और विविध सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। यह विश्व की सबसे समृद्ध प्रवाल भित्तियों का घर है। इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? तो इजराइल है, जॉर्डन है, मिस्र है और सऊदी अरब है। सारी चीज़ें जो भी यहाँ लिखी गई हैं सब बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके प्रमुख तटीय शहर देखें तो उत्तर में कौन कौन से स्थित है? तो वो है ताबा जो कि मिस्र में है, इलात इजराइल में है और अकाबा जो कि जॉर्डन में है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी अकाबा की खाड़ी या इलात की खाड़ी से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी हमने यहाँ पे देखी। चलिए इसके बाद जो सेकंड महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है उनियाला केरलेंसिस। क्या है ये? तो चर्चा में क्यों आया? सबसे पहली बात तो एक नई खोजी गई पौधे की प्रजाति उनियाला केरलेंसिस का नाम केरल राज्य के नाम पर रखा गया है। यह एस्टेरेसी परिवार से संबंधित है और दक्षिण पश्चिम भारत में स्थानिक है। ठीक है, एक छोटी से बड़ी झाड़ी जो 1 से 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। इसमें हल्के बैंगनी रंग के फूल होते हैं जो इसे देखने में अलग बनाते हैं। ये उनियाला केरलेंसिस के बारे में है। और इसकी जो उल्लेखनीय विशेषताएं हैं तो लंबे पेटियोल्स यानी पत्ती के डंठल के साथ बड़ी पत्तियां, पत्तियों पर कम पार्श्व शिराएं, और फूल और फलने की अवधि इसकी कब से कब तक? तो अगस्त से लेकर अप्रैल तक की। इसका अगर हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के पश्चिमी पहाड़ी ढलानों के खुले क्षेत्र में ये पाया जाता है। 700 से लेकर 1400 मीटर की ऊंचाई पर ये उगता है और वर्तमान आबादी में 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 उप आबादी लगभग 5000 व्यक्ति शामिल हैं। कंजर्वेशन स्टेटस इसका क्या है? तो आईयूसीएन रेड लिस्ट मानदंड 2024 के अनुसार इसकी जनसंख्या प्रवृत्तियों और खतरों पर अपर्याप्त जानकारी के कारण इसे डेटा डिफिशियंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यानी जो डेटा डिफिशियंस श्रेणी में है उसमें रखा गया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि उनियाला केरलेंसिस के बारे में, जो कि आपने यहाँ पे देखी। ठीक है, चलिए जो दूसरी न्यूज है महत्वपूर्ण वो है पीएम युवा 3.0। क्या है, चर्चा में क्यों आया? तो शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना पीएम युवा 3.0 लॉन्च किया। ये आप देख रहे हैं युवा स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रशिक्षित कर पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने का उद्देश्य है पीएम युवा 3.0 का। भारतीय इतिहास, वर्तमान और भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर लेखन को प्रोत्साहित करता है ये। और किस विषयों पर ये केंद्रित है? तो राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासियों का योगदान, भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से लेकर 2025 तक, युवा लेखकों को भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत पर अपने विचार व्यक्त करने का ये एक अवसर है।
इसका जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है तो नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी और भारत शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। इसकी कुछ विशेषताएं, तो चयन प्रक्रिया में आवेदकों को 10,000 शब्दों का पुस्तक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसमें क्या शामिल होंगे तो सारांश 2,000 से 3,000 शब्द, अध्याय योजना और नमूना अध्याय 7,000 से लेकर 8,000 शब्द। तो ये कुछ पर्टिकुलर उसके फीचर्स हैं। अब संदर्भ सूची और उद्धरण में एनबीटी द्वारा गठित समिति द्वारा 50 युवा लेखकों का इसमें चयन किया जाएगा और पीएम युवा 1.0 या 2.0 के प्रतिभागी पीएम युवा 3.0 के लिए पात्र नहीं होंगे। देखिए, स्टेटमेंट बना के इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको कम से कम अच्छी तरीके से याद रखिए, उनको अच्छी तरीके से मेमोराइज करिए कि क्या चीज़ें क्या है। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, मान लिया स्टेटमेंट बना के इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पीएम युवा 1.0 और 2.0 के प्रतिभागियों को भी पीएम युवा 3.0 के लिए उसमें पात्र होंगे, तो ये नहीं है, पात्र नहीं होंगे। ठीक है। चयनित लेखकों को मिलने वाले लाभ क्या क्या होंगे, तो प्रशिक्षण मिलेगा उसमें, तो प्रतिष्ठित लेखकों से मार्गदर्शन और साहित्यिक उत्सवों की भागीदारी, और पुस्तक प्रकाशन में पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट भारत द्वारा किया जाएगा और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जो फाइनेंशियल असेसमेंट किया जाएगा तो 50,000 प्रतिमाह 6 महीनों के लिए 3 लाख प्रति लेखक छात्रवृत्ति दी जाएगी और 10% रॉयल्टी पुस्तक के सफल प्रकाशन के स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, तो लेखकों को अपनी पुस्तक के प्रचार के और भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत में योगदान देने का अवसर मिलेगा। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी पीएम युवा 3.0 के बारे में। इसके बाद है इसमें भारतीय रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना। ठीक है, इंडियन रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट, क्या वो चर्चा में रहा ये? तो संसदीय स्थायी समिति ने रेलवे लाइन दोहरीकरण में वित्तीय व्यय और भौतिक प्रगति में असमानता की ओर ध्यान दिलाया। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है भारतीय रेलवे, और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। मुंबई ठाणे पहली ट्रेन यात्रा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो दूसरी रेलवे लाइन चली थी वो 1854 में चली थी, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, कमेंट करिएगा। और अगर स्वामित्व देखें तो भारत सरकार का 100% है भारतीय रेलवे में। संचालन रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और कुल मार्ग लंबाई 68,043 किलोमीटर लगभग है। डिवीजन इसमें 18 रेलवे जोन है और 70 से ज़्यादा इसके डिवीजन हैं। रेलवे लाइन दोहरीकरण की आवश्यकता, तो क्षमता वृद्धि, अधिक ट्रेनों का संचालन, भीड़ भाड़ में कमी होगी, यातायात में सुधार होगा, तो सिंगल ट्रैक निर्भरता से होने वाली देरी समाप्त हो जाएगी, माल ढुलाई में वृद्धि होगी यानी लॉजिस्टिक्स सुधार में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षा पे सुधार यानी सिंगल ट्रैक होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी, तेजी से ट्रेनों का संचालन होगा यानी ट्रेनों की औसत गति में वृद्धि होगी। तो ये मतलब सारी नीड है कि रेलवे लाइन को दोहरीकरण किया जाए। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो इससे राजस्व में वृद्धि होगी, तो यात्री और माल ढुलाई के लिए अधिक आय मिलेगी, समय की बचत होगी, तो तेज गति से यात्री और औद्योगिक लाभ प्राप्त होंगे, संचालन लागत में कमी आएगी यानी ट्रेनों के कम रुकने से ईंधन की बचत होगी, आर्थिक विकास, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इससे, और इससे रोजगार सृजन भी होगा जिसमें निर्माण, संचालन और रखरखाव में नौकरियों में वृद्धि होगी। वित्तीय और भौतिक प्रगति में असमानता, तो दिसंबर 2024 तक की ये रिपोर्ट है, तो लक्ष्य इसमें था कि 2900 किलोमीटर, लेकिन केवल 1134 किलोमीटर ही पूरा हो पाया, यानी केवल 39.10% ही कंप्लीट हो पाया। और अगर बजट अनुमान देखें आप तो 29,312 करोड़ रुपए, जिसको बाद में संशोधित करके 31,036.86 करोड़ रुपए किया गया था, और एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर रहा वो 22,918.57 करोड़ रुपए रहा। ठीक है, जो कि 73.85% रहा है। संसदीय समिति की सिफारिशें क्या रही, तो परियोजना की बाधाओं की पहचान और उनका समाधान, भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में तेजी लाना, आधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग और बजट का पूर्ण और प्रभावी उपयोग करना। भारतीय रेलवे में दोहरीकरण की स्थिति क्या है, तो कुल 261 परियोजनाएं जिनमें 19,570 किलोमीटर का है नियोजन में है, अनुमोदन और निर्माण में 2022-23 में 3,185.5 किलोमीटर का, जो कि लक्ष्य 1,700 किलोमीटर था उससे अधिक ये हुआ है, और 23-24 में 2,244 किलोमीटर का, लक्ष्य कितना था 2,800 किलोमीटर का, तो उससे कम हुआ ये, और 25-26 में लक्ष्य कितना है 32,000 करोड़ रुपए से 2,600 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है उनका दोहरीकरण किया जाएगा। इससे जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आएगा तो 22-23 में 30,043 करोड़ रुपए और 23-24 में 36,806 करोड़ रुपए।
अन्य रेलवे विकास परियोजनाएं तो नई रेल लाइनें, गेज परिवर्तन, ट्रैक नवीनीकरण और उच्च क्षमता वाली ट्रेनों की सुधार आवाजाही के लिए कार्य। ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? तो लागत में वृद्धि यानी देरी के कारण बजट से अधिक खर्च हो रहा है। भूमि अधिग्रहण की समस्याएं यानी कानूनी विवाद में स्थानीय विरोध भी हो रहा है। क्रियान्वयन में देरी के लिए नौकरशाही बाधाएं हैं। पर्यावरणीय प्रभाव में पारिस्थितिकी तंत्र पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो है। कम उपयोग का जोखिम यानी कुछ मार्गों पर यातायात कम होने से निवेश की भरपाई कठिन है। फाइनली इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो रेलवे लाइन दोहरीकरण अवसंरचना विकास के लिए आवश्यक है, जिसमें दक्षता और राजस्व बढ़ता है। वित्तीय अनुशासन, तेज मंजूरी प्रक्रिया और आधुनिक तकनीकी अपनाकर परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकता है। तो ये पूरा डिटेल था जो रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताई कि क्या है और सारी चीज़ें। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कर्नाटक में पकड़े गए हाथियों की नरम रिहाई यानी मानव हाथी संघर्ष का एक स्थायी समाधान। क्या है, चर्चा में क्यों रहा ये? तो कर्नाटक का वन विभाग हसन, चिकमंगलुरु और कोडागु में पकड़े गए हाथियों के लिए नरम रिहाई के रणनीतिक लागू कर रहा है, ताकि मानव हाथी संघर्ष को कम किया जा सके। हाथियों को धीरे धीरे जंगल में छोड़ने से पहले भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर 20 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में पुनर्वासित किया जाएगा। पहल के पीछे तर्क क्या है? तो 200 से अधिक जंगली हाथी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मानव हताहत हो रहे हैं, जिससे स्थानीय विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 492.3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाले BWS यानी भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है में वर्तमान में 450 हाथी हैं, लेकिन इसमें 200 और हाथियों को रखने की क्षमता है। अब जो सॉफ्ट रिलीज मैकेनिज्म है वो क्या है? तो हाथियों को रेलवे बैरिकेड्स से घिरे एक बाड़े में रखा जाएगा। अंतिम रिहाई से पहले अनुकूलन का आकलन करने के लिए पशु चिकित्सकों द्वारा उनकी निगरानी की जाएगी। बाड़े में प्राकृतिक और सहायक भोजन की उपलब्धता और न्यूनतम मानवीय संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा। जो साइट्स का सिलेक्शन हुआ किस क्राइटेरिया पे हुआ है? तो पानी, चारा, सड़क संपर्क की उपलब्धता, भविष्य में संघर्ष को रोकने के लिए न्यूनतम मानवीय गतिविधि, वैज्ञानिक समर्थन और कार्यान्वयन। IISC बेंगलुरु के वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर R सुकुमार के तैयार की गई योजना पश्चिम बंगाल में इस तरह के मॉडल से प्रेरित है और मार्च अप्रैल 2025 तक अंतिम साइट चयन की उम्मीद है। ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो दीर्घकालिक संघर्ष से इसका समाधान होगा, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से मानव वन्यजीव संघर्ष को ये कम करता है। इकोलॉजिकल बैलेंस आएगा इससे कि हाथियों के लिए अस्थायी आवास विस्तार को ये सुनिश्चित करता है और जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा तो स्थानीय शिकायतों के समाधान करता है और सह अस्तित्व की रणनीतियों को ये बढ़ावा देता है। इसमें आगे की राह क्या है? तो आवास उपयुक्तता यानी निगरानी करना कि क्या VWS अतिरिक्त हाथियों को बनाए रख सकता है, यानी भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, और प्रवास जोखिम यह सुनिश्चित करना कि पुनर्वासित हाथी संघर्ष क्षेत्रों में वापस न लौटें और दीर्घकालिक निगरानी के लिए कि रिहाई के बाद निरंतर अवलोकन की आवश्यकता है। तो ये पूरा डिटेल था जो कि हमने यहाँ पे न्यूज ली। कर्नाटक में जो हाथी पकड़े गए थे उनकी नरम रिहाई यानी जो एक मानव हाथी संघर्ष का स्थायी समाधान था ये। चलिए, इसके बाद जो महत्वपूर्ण न्यूज़ देखते हैं यह है भारत में कॉलेजियम प्रणाली। बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, मुख्य परीक्षा में इससे कई बार मतलब प्रश्न पूछे गए हैं और प्रीलिम्स में भी अक्सर पूछे जाते हैं। पूरा कॉलेजियम सिस्टम और जो NJAC है सबके बारे में। NJAC 2014 में आया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम है क्या? तो कॉलेजियम प्रणाली भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप को सीमित करना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका ये मेन अर्थ है कि क्या है कॉलेजियम सिस्टम, उसमें कितने जज होते हैं और वो उनका बेसिकली काम क्या होता है। अब हम समझते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कैसे कार्य करती है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम करता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के लिए वहाँ के हाई कोर्ट कॉलेजियम सिफारिश करते हैं, लेकिन उनके नामों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है। इन सिफारिशों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है और सरकार की भूमिका केवल यह होती है कि वह उन नामों के बारे में IB से जांच कराए।
सरकार चाहे तो आपत्ति उठा सकती है या स्पष्टीकरण मांग सकती है। हालांकि यदि कोलोजियम पुनः उसी नाम की सिफारिश करता है तो संविधान पीठ के निर्णयों के अनुसार सरकार को उन नामों को मंजूरी देनी ही होती है। तो ये पूरा कोलेजियम सिस्टम का एक वो था कि ये वर्किंग में कैसे आता है और इसमें सरकार का रोल क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, हाई कोर्ट का रोल क्या है, वो सारी चीज़ें। अब हम समझते हैं कि जो कोलेजियम प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो कोलेजियम प्रणाली का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। यह सरकारी हस्तक्षेप को सीमित कर न्यायाधीशों को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो ये पहली चीज़ है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उससे। दूसरी चीज, न्यायाधीशों द्वारा चयन होता है। इस प्रणाली के तहत न्यायिक नियुक्तियां उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि नए न्यायाधीशों का चयन उनकी योग्यता और अखंडता के आधार पर हो। तीसरी जो विशेषता है कि कोलेजियम प्रणाली पर बहस। तो कोलेजियम प्रणाली ने भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को मजबूत किया है, लेकिन इसके संचालन को लेकर सुधारों की मांग भी की गई है। इस प्रणाली के लाभ और चुनौतियां न्यायिक व्यवस्था के विकास और भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। इसके बाद है कोलेजियम प्रणाली का विकास। तो कोलेजियम प्रणाली का विकास भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में हुआ। इसमें 3 ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से आकार दिया गया, जिन्हें 3 न्यायाधीशों के मामले कहा जाता है। जो 3 लैंडमार्क जजमेंट हैं वो क्या क्या हैं, 3 जजेस केसेस, अब हम यहाँ पे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो पहला न्यायाधीश मामला था 1981 में। ये स्टैटिक पार्ट और करंट दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो पहला न्यायाधीश मामला था 1981 का, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीशों की राय को प्रमुखता दी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था कि कार्यपालिका के हस्तक्षेप को सीमित करना था, जिससे न्यायपालिका की स्वायत्तता को बल मिलेगा। तो ये पहला न्यायाधीश मामला 1981 में आया था, उसमें ये सारी चीज़ें कही गई थी। दूसरा जो न्यायाधीश मामला था वो आया था 1993 में। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश की राय अकेले नहीं मानी जाएगी, बल्कि अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सहमति से मिलकर निर्णय किया जाएगा। और दूसरी चीज कहा कि इस निर्णय ने कोलेजियम प्रणाली को औपचारिक रूप से स्थापित किया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये जो 1993 में दूसरा न्यायाधीश मामला है उसमें ये सारी चीजें कही गई। उसके बाद जो तीसरा न्यायाधीश मामला रहा 1998 में आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली और अधिक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली को और अधिक स्पष्ट किया। न्यायालय ने नियुक्त प्रक्रिया के दिशा निर्देश तय किए, जिससे कोलेजियम प्रणाली अधिक संगठित और सुव्यवस्थित हो सकी। तो ये 3 जो जजेज केसेस थे कब कब आए और उनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो थी वो सारी हमने यहाँ पे आपको बताई। इनको बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रीलिम्स के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है ये। अब हम समझते हैं कि कोलेजियम जो सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो कोलेजियम प्रणाली भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का केंद्रीय तंत्र है, जिसका महत्व निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होता है। कैसे? तो पहला जो कारण है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो यह प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को मुक्त रखती है, जिससे न्यायाधीश बिना किसी दबाव के निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं। दूसरी चीज है न्यायिक योग्यता की पहचान। कोलेजियम के सदस्य वरिष्ठ न्यायाधीश अपने अनुभव और न्यायिक ज्ञान के आधार पर योग्य और योग्यतम न्यायाधीशों का चयन करते हैं, जिससे न्यायपालिका की गुणवत्ता बनी रहती है। तीसरी चीज जो है कि निष्पक्षता और निरपेक्षता, यानी स्वतंत्र चयन प्रक्रिया न्यायिक फैसलों में निष्पक्षता और निर्भीकता सुनिश्चित करती है। चौथी चीज क्या है कि शक्तियों का संतुलन। तो यह प्रणाली भारतीय लोकतंत्र में 3 अंगों, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच शक्ति के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके बाद 5वीं चीज है कि न्यायिक अखंडता, यानी जो जुडिशियल इंटीग्रिटी है। तो कोलेजियम प्रणाली उच्चतम स्तर की योग्यता और नैतिकता को प्राथमिकता देती है, जिसके बारे में न्यायपालिका की अखंडता और विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये तो हो गया कि जो कोलेजियम प्रणाली के महत्व क्या क्या हैं वो हमने 5 पॉइंट में यहाँ पे देखे। अब हम देखते हैं कि कोलेजियम प्रणाली के पक्ष में कुछ तर्क देखते हैं और उसके बाद कुछ विपक्ष में तर्क देख लेंगे, तो दोनों चीज़ें आपस में क्लियर हो जाएंगी।
तो पक्ष में क्या क्या चीजें हैं? पहला तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसमें है कि कॉलेजियम प्रणाली का सबसे बड़ा तर्क यह है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखती है। इस प्रणाली के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार स्वयं न्यायपालिका के पास होता है, जिससे यह राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहती है और इससे न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के निष्पक्ष और निर्भीक रूप से न्याय कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है कि चयन में विशेषज्ञता आती है। तो कॉलेजियम प्रणाली के समर्थकों का कहना है कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए विशेषज्ञता आवश्यक है। क्योंकि न्यायाधीशों का चयन स्वयं वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और न्यायिक आचरण का मूल्यांकन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इससे न्यायपालिका में उच्च स्तर की गुणवत्ता और नैतिकता बनी रहती है। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए जो कि कॉलेजियम प्रणाली के पक्ष में तर्क थे, जिससे कि पहला था न्यायपालिका की स्वतंत्रता और दूसरा था चयन में विशेषज्ञता। अब हम देखते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली के विरुद्ध कौन कौन से तर्क हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता में कमी आती है। कॉलेजियम प्रणाली की सबसे बड़ी आलोचना इसकी पारदर्शिता के अभाव को लेकर होती है और नियुक्ति प्रक्रिया में अपनाए गए मानदंड और विचार विमर्श आम जनता के समक्ष प्रकट नहीं किए जाते हैं। इससे नागरिकों को यह समझने में कठिनाई होती है कि किन आधारों पर न्यायाधीश चुने जा रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया के प्रति विश्वास में कमी देखी जा सकती है। दूसरी चीज जो है कि भाई भतीजावाद और पक्षपात होता है। तो दूसरी बड़ी आलोचना यह है कि कॉलेजियम प्रणाली भाई भतीजावाद और पक्षपात को जन्म दे सकती है। क्योंकि न्यायिक नियुक्तियों का अधिकार एक समिति समूह के पास होता है, व्यक्तिगत पसंद, रिश्तेदारी या संबंधों के आधार पर नियुक्तियां होने की आशंका बनी रहती हैं और इससे न्यायपालिका में जवाबदेही में कमी आती है और प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। तो ये जो है इसके विरुद्ध में तर्क थे। तो 2 तर्क हमने इसके विरुद्ध में देखे और 2 तर्क इसके पक्ष में देखे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखते हैं कि भारतीय न्यायिक प्रणाली के स्तर क्या क्या है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो शीर्ष न्यायालय है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण अनुच्छेद 124 से 47 ये लेख सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संरचना, शक्तियों और कार्यों का विवरण देते हैं। अगर इसका जो कंपोजिशन देखें या संरचना देखें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद इसका अधिकार क्षेत्र अगर आप देखें तो मूल अधिकार क्षेत्र आर्टिकल 131 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। कॉलेजियम प्रणाली और जजेस से रिलेटेड सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी अभी। तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो वो फिर मूल अधिकार क्षेत्र होगा। अपीलीय अधिकार क्षेत्र जो कि आर्टिकल 132 से लेकर 136 में संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील होगी। तीसरी चीज में सलाहकार क्षेत्र अधिकार कब होगा? जब अनुच्छेद 143 होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनों के प्रश्नों पर सलाहकार राय। और रिट क्षेत्राधिकार कब होगा? जब आर्टिकल 32 होगा, यानी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना। तो ये अधिकार क्षेत्र हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय के। तो मध्यवर्ती स्तर यानी किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 231 ये अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का विवरण देते हैं। कंपोजिशन में तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट के अगर क्षेत्राधिकार आप देखें तो मूल क्षेत्राधिकार कब होगा? तो राज्य के भीतर मौलिक अधिकारों, दीवानी और आपराधिक मामलों से जुड़े मामले। अपीली क्षेत्राधिकार कब होगा? तो निचली अदालतों, जिला और सत्र न्यायालय से अपील आएगी। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार कब होगा? जब अनुच्छेद 227 होगा, यानी अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी प्राधिकरण होगा। और रिट क्षेत्राधिकार कब होगा? अनुच्छेद 226। आप जानते हैं 32 और 226 ये दोनों फंडामेंटल राइट के लिए हैं, कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय है तो निम्न स्तर है ये। उच्च न्यायालयों से नीचे के न्यायालय जो होते हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक के हैं ये अनुच्छेद जिला न्यायाधीशों और अन्य अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा के शर्तों को नियंत्रित करते हैं। अब इनकी श्रेणियां क्या क्या होती हैं? तो इसमें जिला न्यायालय होते हैं सबसे पहले। तो जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों से ये निपटते हैं। सत्र न्यायालय क्या होते हैं? यानी जो सेशन कोर्ट होते हैं तो गंभीर आपराधिक मामलों को संभालते हैं, जिनकी अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश करते हैं।
उसके बाद जो विशेष न्यायालय में जो स्पेशल कोर्ट होते हैं वो पारिवारिक विवाद है, उपभोक्ता मुद्दे आदि जैसे विशिष्ट मामलों को स्थापित करते हैं। यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और स्पेशल कोर्ट, ये 3 टाइप के कोर्ट होते हैं। इनके बारे में अच्छी तरीके से समझिएगा। इनके अगर आप अधिकार क्षेत्र को देखें तो जो सिविल कोर्ट होता है, जो दीवानी न्यायालय होता है, उसमें संपत्ति विवाद, अनुबंध और पारिवारिक कानून जैसे दीवानी मामलों को ये संभालते हैं। क्रिमिनल कोर्ट यानी जो आपराधिक न्यायालय होता है, उसमें अपराधों के लिए मुकदमे और सजा सहित आपराधिक मामलों से निपटते हैं। उसके बाद जो लघु कारण निकाय यानी स्मॉल केसेस कोर्ट होते हैं, उनमें छोटी राशि से जुड़े छोटे दीवानी विवादों को ये संभालते हैं। अब हम देखते हैं जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में अनुच्छेद 124 तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। अगर प्रोसीजर आप देखें या प्रक्रिया क्या है, तो कोलेजियम द्वारा सिफारिशें, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 217 भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। इनकी भी प्रक्रिया वही कोलेजियम की संस्तुतियां, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये हाई कोर्ट के लिए है और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्तियां तो अनुच्छेद 233 से 235 तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है इनकी, और प्रक्रिया उच्च न्यायालय की संस्तुतियों के आधार पर और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती है। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्तियां होती हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां होती है, लेकिन जब अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्तियां होती हैं तो वो राज्यपाल के द्वारा होती हैं। याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि कोलेजियम सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे देखा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें, लगभग सारी चीजें इसमें आ गई जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण डेटा है, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा और जो भी चीजें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो हम देखते हैं। ये है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 यानी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1906। चर्चा में क्यों रहा? तो सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने इस बात की जांच की कि क्या अदालतें अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को संशोधित कर सकती हैं। अब इस अधिनियम के बारे में देखते हैं। तो भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर के लिए एक कानूनी ढांचा ये प्रदान करता है। विवाद के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता और सुलह पर कानूनों को संहिताबद्ध करता है। न्यायालय के हस्तक्षेप को यह कम करता है, जिससे विवाद समाधान तेज और लागत प्रभावी हो जाता है। आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन एडीआर। अब इसके की फीचर्स हम देखते हैं। तो 2 स्तरीय एडीआर प्रणाली है, तो मध्यस्थता और सुलह को कवर करती है। पक्ष मध्यस्थ और प्रक्रियाएं चुन सकते हैं। व्यावसायिक विवादों में गोपनीयता सुनिश्चित करता है और मध्यस्थ पुरस्कार अंतिम होते हैं और अदालतों में लागू करने के ये योग्य होते हैं। अदालतें केवल विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप करती हैं, जैसे मध्यस्थों की नियुक्ति करना या पुरस्कारों को लागू करना, ठीक है। UNCITRAL मॉडल जो कि कानून के साथ संरेखित है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए वैध बनाता है। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या है? तो मध्यस्थता समझौता यानी मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए एक लिखित अनुबंध, और मध्यस्थों की नियुक्ति तो पक्ष मध्यस्थों का एक चयन करते हैं, यदि आवश्यक हो तो न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं। अंतरिम उपाय क्या है कि न्यायालय मध्यस्थता शुरू होने से पहले अंतरिम राहत दे सकते हैं। और मध्यस्थ की कार्यवाही क्या है कि पक्षों को मध्यस्थता में प्रक्रियात्मक स्वायत्तता होती है। मध्यस्थ पुरस्कार क्या होता है? तो लिखित, हस्ताक्षरित, दिनांकित और न्यायोचित होना चाहिए जब तक कि अन्यथा सहमति न हो। और पुरस्कारों को अलग रखने का मतलब कि न्यायालय अक्षमता या अमान्य समझौते जैसे कि आधारों पर पुरस्कारों को रद्द कर सकते हैं। समिति अपील यानी अपील के आधार पर सीमित करके लंबे समय तक चलने वाले जो मुकदमे होते हैं उनको काम कर। इसमें कुछ जो की अमेंडमेंट्स हैं, तो 2015 में एक संशोधन हुआ, तो मध्यस्थता के लिए 12 महीने की समय सीमा तय की गई और न्यायिक हस्तक्षेप को कम किया गया और लागत को नियंत्रित किया गया है। इसमें 2019 में संशोधन हुआ, तो मध्यस्थता मानकों के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद ACI की स्थापना की गई और मध्यस्थों के लिए हितों के टकराव का खुलासा अनिवार्य किया गया। देरी को रोकने के लिए मध्यस्थता पुरस्कारों पर स्थगन आदेश को प्रतिबंधित किया गया।
2021 का क्या संशोधन है कि धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के मामलों में मध्यस्थता पुरस्कारों पर स्वतः स्थगन हटा दिया गया और मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के बारे में क्या क्या है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो हम देखते हैं, वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसका जो मतलब टैग वर्ड है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। कई बार तो यही पूछ लिया गया है। चर्चा में क्यों आया? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने 2015 में अपनी शुरुआत की बाद से 10 साल पूरे कर लिए हैं। अब योजना के बारे में देखते हैं। तो कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा 2015 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य किसानों को पोषक तत्वों की स्थिति और मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए सिफारिशों के विवरण के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। तो ये सारा की ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड है। महत्वपूर्ण चीज़ें, आप इसको पीडीएफ के साथ पढ़ेंगे। की फीचर्स क्या क्या हैं? तो 12 पैरामीटर इसमें शामिल हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है और सल्फर है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक है, फेरिक है, कॉपर है, मैग्नीज है और बोरान है। और अन्य जो पीएच, ईसी, विद्युत चालकता वाले ओसी जो कार्बनिक कार्बन है, ये सारे। मृदा परीक्षण आवृत्ति, तो साल में 2 बार नमूने लिए जाते हैं। कब कब? रबी और खरीफ की फसल के बाद। और किसानों को हर 3 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है। ठीक है, इसमें फिर ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, तो ग्रामीण उद्यमियों यानी एसएचजी स्कूलों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित तकनीकी एकीकरण में आसान पहुंच और निगरानी के लिए एसएचसी मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। और योजना का विलय किसमें किया गया? तो मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता 2022-23 के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसको एकीकृत किया गया है। अब इससे बेनिफिट क्या क्या है? तो किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर उपयुक्त फसल चुनने में ये मदद करता है और हर 3 साल में नियमित निगरानी से मिट्टी की अद्यतन डेटा की गारंटी मिलती है और मिट्टी की उत्पादकता और टिकाऊ खेती को इसमें बढ़ावा मिलता है। तो ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड था उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो सारी आपने यहाँ पे देखी। ये है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण। ठीक है, यानी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, एनडीएसए। क्यों चर्चा में आया ये? तो सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार बांध के रखरखाव पर तमिलनाडु केरल विवाद की जांच करने के लिए एनएसडीए प्रमुख की अध्यक्षता में एक पर्यवेक्षी समिति को निर्देश दिया है। तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत वैधानिक निकाय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष के नेतृत्व में 5 सदस्यों की सहायता से देखरेख किया जाता है। तो इसमें जो एनएसडीए के बारे में, तो नीति और अनुसंधान, तकनीकी विनियमन, आपदा और लचीलापन, प्रशासन और वित्त है। ये क्यों की गई इसकी स्थापना? तो बांध सुरक्षा संबंधी चिंताएं, यानी भारत में 5700 से ज़्यादा बड़े बांध हैं जिनमें से कई पुराने और संरचनात्मक रूप से कमजोर हैं। बांधों की पिछली विफलताएं में माचू बांध की विफलता 1979 और तिगरा बांध के टूटने यानी 1917 जैसी घटनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी की जरूरत को उजागर किया था। एनडीएसए की स्थापना क्यों की गई? तो अंतर्राज्यीय विवाद, तो कई बांध एक राज्य के स्वामित्व में है लेकिन दूसरे राज्य में स्थित हैं। उदाहरण के लिए मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु के स्वामित्व में है, केरल में स्थित है, जिससे जो प्रबंधन है संघर्ष होता है। समय मानकों का अभाव, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग बांध सुरक्षा नियम थे जिसके लिए एक केंद्रीकृत नियामक निकाय की आवश्यकता थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी एनडीएसए के बारे में जो कि हमने यहाँ पे देखी, जो कि है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है सौर कोरोनल छिद्र। क्या है? तो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान आईआईए के खगोलविदों ने सौर कोरोनल छिद्रों की ऊष्मीय और चुंबकीय क्षेत्र संरचनाओं का सटीक अनुमान लगाया है। यह अध्ययन सौर और हीलियोस्फेरिक वेधशालाओं के 8 वर्षों के डेटा पर आधारित है। अब हम देखते हैं सौर कोरोनल जो छिद्र है वो क्या है। तो सूर्य की एक्सरे और अत्यधिक पराबैंगनी छवियों में अंधेरे क्षेत्र, खुली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं वाले कम घनत्व वाले क्षेत्र। 1970 के दशक में एक्सरे उपग्रहों द्वारा इसको खोजा गया। उच्च गति वाली सौर हवा 450 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की ये स्रोत हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो आसपास के प्लाज्मा की तुलना में ठंडे और कम घने होने के कारण अंधेरे दिखाई देते हैं। खुले एक ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्रों के क्षेत्र, अंतरिक्ष को मौसम को प्रभावित करने वाली तेज गति वाली सौर हवाओं के ये प्रमुख स्रोत हैं और हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकते हैं और सौर न्यूनतम यानी कम सौर गतिविधि चरण के दौरान लंबे समय तक ये बने रह सकते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आइनोस्फीयर के लेयर्स होते हैं वो हैं पूरे डिटेल में दिए गए हैं, कितने कितने रीजन है, डी रीजन है, ई रीजन है और एफ रीजन है, सारी चीज़ें। ठीक है, इनका महत्व क्या है? तो पृथ्वी के आयन मंडल को प्रभावित करते हैं, रेडियो संचार को बाधित करते हैं, अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करते हैं, उपग्रहों और जीपीएस सिस्टम को ये प्रभावित करते हैं और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की विविधताओं से ये जुड़े हुए हैं। फाइनली इसका निष्कर्ष क्या है? तो कोरोनल छिद्रों के तापमान संरचना में कोई अक्षांशीय विभिन्नता नहीं है। कोरोनल छिद्रों की गहरी आंतरिक उत्पत्ति का सुझाव देता है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में अक्षांशीय भिन्नता सौर भूमध्य रेखा के ध्रुवों तक बढ़ती है और सुझाव है कि कोरोनल होल अल्फा बिन तरंग गड़बड़ी के सुपरपोजिशन के कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी सौर कोरोनल छिद्र के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जो वीकली करंट अफेयर का सेशन था ये कंप्लीट हुआ। जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में हमने डिटेल ए टू जेड सारा डिस्कस किया और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप जुड़े हैं तो अच्छी बात है और नहीं जुड़े हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा दूसरों को और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।